आणि आज ठाकरे गटाचा दसरा मेळावा शिवतीर्थावर होतोय आणि ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत सध्या बोलतायत। आपण थेट जाऊया। पंजाब और गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा ड्रग्स महाराष्ट्र में आ रहा है वाया गुजरात। कल भी संभाजी नगर में लगभग 300 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया पैठन में। नासिक, कोल्हापुर, मुंबई, पुणे, नागपुर, ये सब जगह पे ड्रग्स का हब्स बन गया है महाराष्ट्र में। क्या उसके लिए जिम्मेदार कौन है? महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, कौन? सरकार किसकी है? हजारों करोड़ का ड्रग्स गुजरात से महाराष्ट्र में कैसे आता है? उनका किसके प्रोटेक्शन में आ रहा है? पुलिस किसका है? गृह मंत्रालय किसका है? एनसीबी किसका है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये आधा ग्राम पकड़कर ये लोग बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं ना, ये आर्यन खान, वो खान। लेकिन आपके होते हुए देवेंद्र फडणवीस जी 500 करोड़ का ड्रग्स यहाँ पकड़ा जाता है। जो पकड़ा जाता है वो पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ा गया है वो बच्चों के पास कॉलेज में, स्कूल में, घर घर में पहुँच गया है। आप उस बारे में क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले महाराष्ट्र में ये ड्रग्स के रावण का अंत करना पड़ेगा। पंजाब उड़ता पंजाब हो गया, गुजरात में उड़ता गुजरात हो गया। अब क्या महाराष्ट्र को ख़त्म करना चाहते हो? अब महाराष्ट्र को केन्या और नाइजीरिया की तरफ लेके जाना चाहते हो? सबसे बड़ा ड्रग्स व्यापार का हब बनाना चाहते हो? यहाँ से बड़े बड़े उद्योग गुजरात में लेके गए और वहाँ से क्या आ रहा है? तो ड्रग्स। हाँ, ये क्या सोची सब्जी एक रणनीति है कि महाराष्ट्र को ख़त्म कर दो इस तरह से? तो ज़रूर हम ये कहेंगे कि आज ड्रग्स का रावण महाराष्ट्र से ख़त्म करना चाहिए और ख़त्म कर देंगे हम लोग। जो होना है वो देख लेंगे। सर, पंचवटी आणि पैठण या ठिकाणी तीर्थस्थळावर ड्रग्स मिळत आहे मोठ्या प्रमाणात। असं आहे की श्रीयुत देवेंद्र फडणवीस यांना जो कंठ फुटलेला आहे सध्या, मी फार जबाबदारीनं बोलतो आहे। हल्ली गरब्याला वगैरे फार फिरत असतात, ते पाहिलं मी। एका गरब्यात गेले आणि त्यांनी गर्जना केली, क्या देश का बच्चा बच्चा श्रीराम बोलेगा। मग कधी बोलत नव्हता बच्चा बच्चा श्रीराम। मग जो बच्चा बच्चा श्रीराम बोलतोय त्याच्यापर्यंत ड्रग्स जे पोचलं जात आहे या रावणांकडून, त्याचा बंदोबस्त करा। पंचवटी रामाचंच ना, त्या पंचवटीमध्ये सगळ्यात जास्त ड्रग्सचा व्यापार सुरू आहे नाशिकमध्ये। हे आमच्या देवेंद्रजींना माहीत आहे का? पैठण तीर्थक्षेत्र आहे, 250-300 कोटीचं ड्रग्स काल तिथे सापडलं। नागपूरच्या जेल्समध्ये ड्रग्स मिळत आहे, विदर्भात ड्रग्स मिळत आहे, पुणे मुंबईमध्ये सगळ्यात मोठा ड्रग्सचा व्यापार सुरू आहे, कोट्यावधी रुपयांचा, हजारो कोटी रुपयांचा। हाँ, काय म्हणता बच्चा बच्चा श्रीराम बोलेगा लेकिन ड्रग्स लेके नहीं बोलेगा आपका। बच्चा बच्चा श्रीराम बोलेगा लेकिन ड्रग्स लेकर नहीं बोलेगा। हाँ, ड्रग्स का रावण आजू बाजू में घूम रहा है और श्री राम की बात आप करते हो। पहले रावण को ख़त्म करो, ये ड्रग्स के रावण को ख़त्म करो, त्याला ख़त्म करा ड्रग्सच्या रावणाला आणि मग श्रीरामाचं नाव घ्या। काल देखील गिरणा नदी पात्रात देखील ड्रग्स सापडला, तर नदीला देखील सोडलं, नदी पात्रात देखील आता ड्रग्स मिळाला। अहो, हा संपूर्ण महाराष्ट्र ड्रग्सनं खतम झालेला आहे, खोकला झालेला आहे आणि त्या ड्रग्सचे हप्ते या राज्यकर्त्यांपर्यंत जात आहेत। ड्रग्स माफियांना सोडवण्यासाठी राजकीय यंत्रणा वापरली जाते। तुरुंगातून आणि तुरुंगात असलेल्या ड्रग्स माफियांना पळून लावलं जातं आहे। काय सांगतात देवेंद्र फडणवीस? जय श्रीरामच्या घोषणा द्या म्हणून। श्रीराम तुमचा धनुष्यबाणाने वध करील। संपादकीमध्ये आज अहंकाराचा नाश होईल, तो अहंकाराचा नाश दिवस आहे। आहे। आज रावणाला जाळण्याचा दिवस आहे। रावण हा एक विद्वान शिवभक्त होता, पण अत्यंत अहंकारी, आणि त्याचा नाश हा अहंकारानं केला। राम हे सत्याचं प्रतीक, शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेंची ही श्रीरामाचं सत्याचं प्रतीक आहे। आणि जो अहंकार समोर दिसतोय महाराष्ट्रात आणि दिल्लीमध्ये, त्या अहंकाराचा नाश आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। आज शिवसेनेचा दसरा मेळावा आहे आणि तो
त्यासाठीच आहे, पुढली दिशा देण्यासाठी. अहंकाराचा नाश होईल आणि 2024 साली दसरा मेळाव्यात शिवसेनेचे राज्यकर्ते बसलेले असतील, दिल्लीतले आणि महाराष्ट्रातले. हे मी तुम्हाला आता खात्रीनं सांगतो. इतकी वर्ष एकच दसरा मेळावा व्हायचा जो शिवाजी पार्क आताही एकच आहे, 2 दसरे मेळावे आताही एकच आहे, आताही एकच दसरा मेळावा आहे, शिवसेनेचा आहे. आझाद मैदान त्याला आपण काय बोलायचं? आ आझाद मैदानात जो मेळावा त्याला आपण काय आता असं आहे की आझाद मैदानात जो मेळावे, आता शरद पवार साहेबांचा मेळावा आहे, पंकजा मुंडेंचा मेळावा आहे, RSSचा मेळावा नागपूरला आहे. बाडगा असतो तो जरा मोठ्याने बांग देतो, नपुसंग असतो तो जरा जास्त कांदे खातो. असे फोटो लागलेले आहेत, असे बाळासाहेबांच्या बरोबर. चेहरा बघितला का? पोटात कळ आल्यासारखा चेहरा आहे, लगेच जायचं आहे मला, असा चेहरा आहे, असा. अरे बाळासाहेबांबरोबर तुम्ही जे फोटो लावताय, असे आमचं पण कधी हिंमत नाही झाली ना, उद्धव ठाकरेंची हिंमत झाली. आम्ही कधी असे फोटो आमचे लावले नाही. आम्ही शिवसेनेचे मालक नाही आहोत, आम्ही शिवसेनेचे विश्वस्त आहोत. वी आर ट्रस्टीज ऑफ द पार्टी. फॉर्म बाय बाळासाहेब ठाकरे. बाळासाहेब ठाकरेंनी निर्माण केलेल्या पार्टीचे आम्ही विश्वस्त आहोत, ट्रस्टी आहोत, मालक नाही. लक्षात घ्या. अशी फडफड दाखवली आहे ना, ही फडफड शेवटची आहे तुमची. तुमचा पुढला दसरा मेळावा होणार नाही जो काय आहे तो. ही डुप्लिकेट लोक आहेत, हा डुप्लिकेट मेळावा. 2 दशहरे का रैली हो रही है. दसरे का रैली शिवसेना की शिवाजी पार्क में हो रही है. शिवसेना एक ही है. बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे, शिवसेना स्थापन होने के बाद लगभग 220 सेनाएं निकली अलग अलग, लेकिन 2 ही सेनाएं रही. एक भारत की सेना जो सीमा पर है और एक शिवसेना है. ऐसी बहुत सी सेनाएं आई और चली गई. कभी 1 साल रही, कोई 6 महीने रही, कोई आई और चली गई. हवा का झोंका आता है और चला जाता है. तो ये दूसरा मेळावा नहीं है, ये बेईमानों का एक गढ़ है, पैसा है. जब भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब भी मेळावा वगैरह कुछ नहीं होगा दसरे का. सर आरएसएस के इसमें सर आपने कांदे की बात कही, कांदा खाने की बात कही और फोटो के बारे में. तो उसमें क्या है, उसमें क्या है ना. जिनके पास मर्दानगी नहीं होती वो ज़्यादा प्याज खाते हैं और दिखाता मर्द है. ऐसे लोग हैं ये, इसलिए तो प्याज थोड़े महंगे हो गए, कभी कम ज़्यादा हो जाते हैं. सर आरएसएस के मंत्र्यांचं चीफ म्हणणं जो आहे है की मोहन भागवत, उन्होंने अभी सुबह साफ तौर पे कहा है कि मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है. जो अपोज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, देश में जो भी होता है उनको अपोज किया जाता है, और मणिपुर के जो वायलेंस है वो किसने घड़ाए, ये जो है वो सरकार. 1 साल से मणिपुर में वायलेंस चल रहा है. जो गाज़ा में हुआ है वही मणिपुर में हुआ है. कत्लेआम हुई लोगों की वहाँ. दूसरी बात है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया है. और हमारी जो सरकार है केंद्र की, मोहन राव भागवत जी के आशीर्वाद से चल रही है RSS, वो सरकार मणिपुर से भाग गई. उस बारे में आप बोलिए. मणिपुर में आप बोलते हो तो लद्दाख के बारे में बोलिए. मणिपुर के हिंसा में चाइना का हाथ है, सबको मालूम है, इसलिए सरकार चुप बैठी. लद्दाख में चीनी सेना घुस गई है, सबको मालूम है. वहाँ उस लद्दाख के ऊपर ना RSS के सरसंघ चालक साहब हमारे बोल रहे हैं, ना मोदी जी बोल रहे हैं. जो राजनीतिक फ़ायदे वाली बात है उसके ऊपर आप बात करते हैं. जो आपके फ़ायदे की बात नहीं है उसके ऊपर आप चुप बैठते हो. आज दशहरा है, एक पवित्र दिन है. आज सभी ने सच बोलना चाहिए और राष्ट्रहित की बात करनी चाहिए. चलिए, थैंक यू. मोहन भागवत म्हणतात की देशात राजकीय स्वार्थासाठी प्रतिस्पर्धी यांचा पराभव करण्यासाठी भिन्न विचाराच्या लोकांसोबत भिन्न विचारांचे लोक जे एकत्र आले देशाच्या स्वार्थासाठी आणि पराभव करण्यासाठी. म्हणजे कोण? मोहनराव भागवत हे लोकशाही मानत नाहीत का? सरसंघ चालकांना आम्ही लोकशाहीचे एक संरक्षक मानतो. या देशामध्ये भिन्न विचाराच्या लोकांनी एकत्र येऊ नये का?
मोहनराव भागवत यांना सांगू इच्छितो की बाळासाहेब देवरस सरसंघचालक हे तुरुंगात होते आणीबाणीच्या काळामध्ये, आणि तेव्हाही भिन्न विचाराचे लोक एकत्र आले, त्यात भारतीय जनता पक्षही होता, आणि त्या भिन्न विचाराच्या लोकांनी येऊन जनता पक्षाची स्थापना केली आणि त्यांनी हुकुमशाहीचा पराभव केला. आता हे मी मोहनराव भागवत यांना सांगण्याची गरज नाही, बहुधा त्यांना हा इतिहास माहीत असावा. नसेल तर लालकृष्ण अडवाणी हे सुद्धा आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात होते. त्यांच्या पुस्तकात या सगळ्या घटना आणि घडामोडी आहेत. ते पुस्तक मी मोहनराव भागवत साहेबांना पाठवून दिले. सर अभी फिलहाल जो है हीरानंदानी और मोहिया मोइत्रा के केस में हीरानंदानी खुद सामने आके ये बात कह रहे हैं कि हाँ मेरे जो है वो जो संबंध थे वो मोहिया मोइत्रा के साथ थे दोस्ती के तौर पे, और उस वजह से जो पार्लियामेंट में बात चली तो मुझे मालूम नहीं है, मैं जानकारी लूँगा और बात करूँगा. सर हिंदी में जानना चाहूंगा, जिस तरह से अभी आपने मराठी में कहा मोहन भागवत जी के बारे में, भिन्न विचारों के लिए क्या है कि राजनीतिक स्वार्थों के कारण इस तरह से किया. अगर मोहनराव भागवत जी इंडिया की बात कर रहे हैं तो उनकी बात राष्ट्रहित की नहीं है. भिन्न विचार के लोग अगर इंडिया ग्रुप में आए हैं और वो तानाशाही के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं तो मोहनराव भागवत जी ने इंडिया का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है. अगर भिन्न विचारों की बात मोहनराव भागवत जी कर रहे हैं, सरसंघ चालक कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए जब जब देश के लोकतंत्र पर आघात हुआ है, हमला हुआ है, तो भिन्न विचारों के लोग देश हित के लिए एक साथ आकर एक जंग छेड़कर देश को उन्हें बचाया है. इमरजेंसी में सरसंघ चालक उस वक्त के बाळासाहेब देवरस जेल में बंद थे. सभी भिन्न विचारों के लोग ही जेल में बंद थे, और बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी ये भिन्न विचारों के लोगों ने एक साथ आकर जनता पार्टी का निर्माण किया था और तानाशाही का पराभव किया था. ये आपको मालूम होना चाहिए. अगर आपको नहीं मालूम है ये इतिहास भिन्न विचारों के लोगों का, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, लालकृष्ण अडवाणी अभी भी जीवित है. लालकृष्ण अडवाणी जी भी जेल में रहे, अटल जी भी जेल में रहे, जनसंघ के बड़े बड़े नेता उस वक्त जेल में रहे. उनके साथ भिन्न विचारों के लोग, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हो, हाँ, ऐसे सभी मोरारजी भाई देसाई सभी जेल में रहे. सब भिन्न विचारों के लोग थे और देश बचाने के लिए एक साथ आकर इंदिरा जी का पराभव किया था. अब ये मोहन भागवत साहब को ये बताने की हमें नौबत आ रही है, ये देश का दुर्दैव है. सर मराठा आरक्षण को लेके आज आखिरी दिन जो मुख्यमंत्री ने कहा था, तो अल्टीमेटम खत्म हो रहा है, क्या किस तरह से? मैं नहीं देखूंगा, मुख्यमंत्री ने देखना चाहिए. मैं क्या देखूंगा? मुख्यमंत्री के पूरे महाराष्ट्र में जो पोस्टर लगे हैं वो देख रहे हैं ना. ऐसे ऐसे जो पोस्टर लगे हैं ना बाला साहब के साथ, तो बाला साहब भी देख रहे हैं और मुख्यमंत्री भी खुद देख रहे हैं हर पोस्टर से. जब जनता सड़क पर उतरेगी पूरे गांव-गांव में, तब उनकी आंख बंद हो जाएंगी. 24 तारखेचा अल्टिमेटम होता, संपलेला आहे. काय वाटतं, सरकारने निर्णय घ्यावा किंवा घेईल का सरकार? सरकार कसा निर्णय घेईल? सरकारमध्ये निर्णय घेण्याची क्षमताच नाही आहे. जसा आता प्रश्न विचारला की याकडे आपण कसं बघता, बोला आम्ही कशा करता पाहायला पाहिजे. संपूर्ण महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांचे असे उडणारे पोस्टर लागले आहेत ना बाळासाहेबांच्या बरोबर, तर प्रत्येक पोस्टरमधून ते बघतायत काय होतं आहे काय नाही ते. पण ते काय बघणार? आज मुदत संपलेली आहे, त्याने आश्वासन दिलेलं आहे. आज दसरा आहे, दसऱ्याच्या निमित्तानं आज 3.5 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त आहे, त्यांनी घोषणा करावी. संभाजी भिडे म्हणतात नेत्यापासून जनता देखील फालतू, असं संभाजी भिडे म्हणाले. बीजेपी कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री के ऊपर मंत्री के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने देखा कैडर जो था, आप जिस भारतीय जनता पार्टी में अब कैडर नहीं बचा है, न विचार बचा है. वहाँ सत्ता का खेल चलता है और चलता रहेगा. हमने देखी है बीजेपी एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी हमेशा रही है, सत्ता की भूखी कभी नहीं थी. लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में हो
या मध्य प्रदेश में हो, तोड़ फोड़ करके जो सरकारें बनाई जाती है, अब वो केडर बेस्ड पार्टी विचारों वाली पार्टी नहीं है. चलिए, थँक्यू. तर मोहन भागवतांनी इंडिया आघाडीचं समर्थन केलं पाहिजे. भिन्न विचारांची लोक एकत्रित येऊन काय करू शकतात हे आणीबाणीच्या काळात देशानं पाहिलंय, असं संजय राऊत म्हणाले. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.